हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह। वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो लास्ट सेशन में हमने फंडामेंटल एनालिसिस ऑन स्टॉक्स के बारे में बात किया था, जहां पे मैंने बहुत सारे रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा और आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी कि आप कैसे किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो वहां पे हमने बहुत सारे रेशियोज के बारे में बात किया। हमने बात किया प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में। हमने बात की प्रॉफिटेबिलिटी लेवरेज रेशियोज के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सेशन देख के आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि आप कैसे किसी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए ये मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैं एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रेंड लाइन, उसका डेटा मैं फॉलो करूंगा और वो डेटा यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं फंडामेंटली। चलिए आगे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी मेरे पास कोई स्टॉक है जिसको मैं ट्रेंड लाइन वेबसाइट के द्वारा एनालाइज करना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक है मेरे पास। तो जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए मैं RVNL लेता हूँ। तो ट्रेंड लाइन वेबसाइट है, उसको मैं trendline.com वेबसाइट से जाके लॉग इन कर सकता हूँ। फिर यहाँ जाके मैं RVNL डाल दूंगा। जैसे यहाँ पे मेरे को RVNL को एनालाइज, कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए मेरे को RVNL एनालाइज करना है, तो मैं यहाँ पे मैंने RVNL डाला और यहाँ पे मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन उसका मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसिव स्टार। स्टार मतलब ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसलिए इसको स्टार बोला जा रहा है। एक्सपेंसिव मतलब ये बहुत महंगा है। महंगा मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑन ए बेसिस, इंडस्ट्री बेसिस में जब आप इसका रेशियो देखते हो, है ना, पी रेशियो देखते हो या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखते हो विथ कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, ये आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। इसलिए हमने इसको एक्सपेंसिव स्टार बोला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्यूरेबिलिटी स्कोर। तो ये बेसिकली इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके इसको स्कोर दिया गया आउट ऑफ 100। तो 100 में इसको 90 मार्क्स मिला है। तो आप ऐसा समझ सकते हो ये बहुत अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। यहाँ पे अगर आप देखोगे मोमेंटम स्कोर, मोमेंटम स्कोर बेसिकली टेक्निकली एनालाइज करके इसको वैल्यू दिया गया है। तो 100 में लगभग 67.9, मतलब 70 आप मान लोगे तो ये भी मॉडरेटली बुलिश है। बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है, लेकिन मॉडरेटली बुलिश है टेक्निकली। वही अगर आप वैल्यूएशन स्कोर देखते हो, वैल्यूएशन स्कोर में बेसिकली इसका वैल्यूएशन किया जाता है बाय वर्किंग ऑन प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से इसका वैल्यूएशन किया जाता है। उसके द्वारा इसको 100 में सिर्फ 16 नंबर मिला है, 15.8। इसका मतलब ये कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 367.02% गेन फ्रॉम 52 वीक लो। तो पिछले 52 हफ्ते का इसका जो भी लोएस्ट वैल्यू था, उसमें से लगभग 3.5 गुना इसने प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, 3 गुना, 3.5 गुना आपको रिटर्न निकाल के दिया ये स्टॉक। इससे आप ये समझ सकते हो करके, है ना। तो अगर आपको ये जानना है कि कितना लो था लगभग, है ना, 52 वीक, 52 वीक मतलब पिछला एक साल का डेटा लेके ये बता रहा है कि पिछले एक साल में जो इसका लोएस्ट वैल्यू था, है ना। अगर आपको वो जानना है उसके लिए आप कुछ मत करो, आप इसका डेटा डाउनलोड कर सकते हो। याहू फाइनेंस या NSEindia.com में आप गए और यहाँ पे आप हिस्टोरिकल डेटा जाओगे। हिस्टोरिकल डेटा अगर आपने इसका डाउनलोड किया, अगर आपने इसका डेटा डाउनलोड किया तो आपको ये पता चल जाएगा कि 52 हफ्ते का इसका लोएस्ट वैल्यू क्या था। या आप सीधा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो वैल्यू लगभग कितना होगा आपका। क्लियर है। आप NSE के वेबसाइट पे जाते हो, NSEindia.com, वहां से भी हिस्टोरिकल डेटा करके आप वहां से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हो। या आप उसको, वो डेटा आप याहू फाइनेंस से भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एक्सेस कीजिए, आपको डेटा मिल जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली एक बार आपका डेटा मिल गया, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे अगर मैं इसका डेटा लेता हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग लेता हूँ, यहाँ पे अगर फिल्टर लगता है, फिल्टर लगा के देखते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, स्मॉलेस्ट।
सबसे स्मॉलेस्ट था इसका 123 रुपये। कब था? 2023 में। तो लगभग 25 अगस्त को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 अगस्त को इसका लोएस्ट वैल्यू था 123 रुपये। है ना? तो वहां से अगर आप देखोगे, है ना, वहां से अगर आप देखोगे तो अभी इसका जो वैल्यू चल रहा है ना, अभी इसका वैल्यू लगभग कितने रुपए में चल रहा है आपका? आप देख सकते हो 573 रुपीज में चल रहा है। तो इसने लगभग, है ना, अपना लोएस्ट से लगभग 367% का आपको गेन लेके दिया है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? तो आप किसी भी स्टॉक को कैसे भी करके उसको एनालाइज कर सकते हो, या अगर आपको मैथमेटिकली निकालना है आप उसको मैथमेटिकली निकाल सकते हो इस ये वैल्यू को। है ना? 573.5 है। 573.5 इज इक्वल टू, अगर इसका लोएस्ट वैल्यू आपको चाहिए, इंटू 1 + 363, कितना परसेंटेज दिया इसने? 367.02, 367.02%। है ना? आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका लोएस्ट वैल्यू कितना था? 573.5 डिवाइड बाई 1 + 367.02%। अगर आप निकालते हो आपको वैल्यू मिल जाएगा। या तो आप उसको मैनुअली निकाल दीजिए, या आप उसको एक्सेल में निकाल दीजिए, एक ही बात है ना? तो आपको, ऑल्दो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये महंगा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा इसने मूवमेंट दिया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये मूवमेंट कंटिन्यू नहीं रहेगा, है ना? यू नेवर नो, क्या हो सकता है, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। 367.02, 1 + 367.02%, ये आ गया आपका। और ये इसका भी वैल्यू कितना है? 573.5, 573.5 डिवाइड बाई ये वैल्यू अगर मैं करता हूँ तो 122.79। तो लगभग एक साल पहले यही स्टॉक का वैल्यू 122 रुपये के लगभग था। और आज आप इसको देख सकते हैं, ये आपका 550 रुपये, लगभग 573 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो आप उसी से समझ सकते हो कि अगर एक साल पहले अगर आपने इसमें पैसे डाला होता 100 रुपये, तो आप उसकी क्या वैल्यू होती, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। है ना? तो आज आज से एक साल पहले मान लीजिए, अगर आपने, एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टॉक में 1 2 3 4 5, अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता, तो आपको कितने स्टॉक मिले होते? हाँ, लगभग मैं मानता हूँ कि मैं इसका लोएस्ट पे डाला होता तो मुझे 814, है ना, मुझे लगभग 814.33, मतलब लगभग मैं मान लेता हूँ 814 शेयर्स मिले होते। है ना? और आज इसकी वैल्यू जो चल रही है वो चल रही है 573.5। 573.5 आज इसकी वैल्यू चल रही है। तो मेरी 814 जो शेयर मिले होते हैं, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई होती? आज उसकी वैल्यू जो होती लगभग 4,66,829 रुपीज। तो मैंने जो 1 लाख रुपए डाला था, आज वो लगभग 4.5 लाख के ऊपर उसकी वैल्यू हो गई होती। तो आप ऐसा मोटा मोटी समझ सकते हो। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रैली जो हमने देखा है, क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना? वो आप एनालाइज कर सकते हो, वो आप उसको देख के उसको एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो डेटा है ना, अगर आप ये डेटा को कॉपी करते हो और इस डेटा को अगर आप एक्सेल में डालते हो, यहाँ पे अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, अगर इसका एवरेज प्राइस निकालूं, पिछले एक साल का इसका एवरेज प्राइस क्या रहा है, तो आप देख सकते हो लगभग 278 है। इसका एवरेज प्राइस 278 है ना? और दूसरा चीज, अगर आप कभी किसी स्टॉक को ऐसे एनालाइज करते हो, तो आप उसका फंडामेंटल एनालाइज करते हो, तो आप उसका वी वैप भी देख सकते हो कि उसका वी वैप क्या चल रहा है। वी वैप के ऊपर है कोई स्टॉक, तो वो फंडामेंटली पॉजिटिव होता है, कोई भी स्टॉक हो, अगर वो वी वैप के ऊपर है। तो अगर मैं इसका आरबीएनएल का वी वैप देखता हूँ, तो इसका वी वैप लगभग 580 है। तो अभी अगर आप वी वैप के हिसाब से देखोगे तो स्टॉक निगेटिव है ना? मतलब, है ना, वी वैप के हिसाब से अगर आप देखते हो तो स्टॉक, मतलब, और इसको इम्प्रूव करना है, 580.19 के ऊपर जाना है इसको। है ना? अगर ये 580.19 के ऊपर जाएगा, तब इसमें एक पॉजिटिवनेस आएगी।
है ना। वीवैप के हिसाब से देखोगे तो स्टॉक अभी निगेटिव समझ रहे हो आप लोग। तो एक ही चीज को देखने के अलग अलग पैमाने हैं, है ना। अभी के हिसाब से अगर आप ऐसे देखोगे तो इसमें और मूवमेंट आने के चांसेस है ना। आपको और मूवमेंट वेट करना चाहिए। आरवीएनएल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं आरवीएनएल अगर डालूं तो मुझे तो 580 के ऊपर जाएगा तब जाके ये स्टॉक पॉजिटिव होगा आपका, है ना। अभी भी स्टॉक में देयर इज रूम फॉर डेवलपमेंट है। क्लियर है। इसको मोटा कर दीजिए ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए आपको। यहाँ पे आप देखो, आरवीएनएल को भी बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा है ना। और जब तक ये 580 580 581 नहीं जाता है, तब तक इसमें आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते एट द करेंट फेज, है ना। 580 या 585 के ऊपर जाएगा, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे तो मे बी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको स्टॉक बहुत पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 580 से 585 के ऊपर जाएगा तब आप इसमें पॉजिटिव हो सकते हो, है ना। अभी के लिए आप उतना ज्यादा भी पॉजिटिव नहीं हो सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म देखते हो। लॉन्ग टर्म की बात अलग है। लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि हाँ ये अच्छा स्टॉक है करके, है ना। बस महंगा हो गया है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए महंगा हो गया स्टॉक। शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो स्टॉक में अभी उतना मोमेंटम नहीं है जब तक 585 ना जाए, है ना। अदरवाइज वही, अगर आपने एक साल पहले इसमें निवेश किया होता जब 130 140 था तो और अच्छा होता इसमें, है ना। तो डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से आप उस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहा हूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं देख रहा हूँ तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है ना। मार्केट रनर अप है ये। आप देख सकते हो आरवीएनएल अपने सेक्टर का रनर अप है। आरवीएनएल के अगर आप कॉम्पिटिटर देखते हो तो आरवीएनएल का कॉम्पिटिटर है आईआरबी इंफ्रा है, इरकॉन है, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट है, पीएनसी इंफ्राटेक है, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग है, आईटीडी सीमेंट है। ये स्टॉक है ना। आप आप यहाँ पे अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हो तो आप ये देख सकते हो कि आरवीएनएल अपने सेक्टर का लीडर है करके, है ना। तो आरवीएनएल अपना सेक्टर का लीडर है जैसा कि आप देख सकते हो। फिर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, समय दर समय बढ़नी चाहिए, है ना। इंस्टीट्यूशन आप में इंटरेस्ट लेनी चाहिए। तो आप आरवीएनएल अगर देखते हो तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ा है। तो ऑल्दो स्टॉक बहुत महंगा है, फिर भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसमें बढ़ रही है। अगर आप आरबीएनएल का एवरेज प्राइस निकालते हो एक साल का तो लगभग 300 रुपये आ रहा है, और आज ये स्टॉक लगभग 600 रुपये में चल रहा है, तो अपने एवरेज के बहुत ऊपर है। फिर भी इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस और पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक्स के बारे में कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो स्टॉक के प्रति बहुत पॉजिटिव है ना। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट, टीटीएम होता है कि ट्रेलिंग लास्ट वन वन ईयर, है ना। तो 12 मंथ, ट्रेलिंग 12 मंथ, तो पिछले एक साल में इसका नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर आप मार्जिन देखते हो तो अच्छा नहीं है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप किसी स्टॉक को देखते हो, अगर आप बेसिकली किसी स्टॉक को या किसी कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसका टॉप लाइन फिगर होता है रेवेन्यू। कंपनी का टॉप लाइन फिगर होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब वो जितना पैसा कंपनी कमाया एक साल में, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। उससे अगर आप उसका कॉस्ट माइनस कर दोगे, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं। रेवेन्यू से अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देते हो, इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, है ना। आप इसका डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर सकते हो। आप इसका डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर आप इससे माइनस करते हो तो आपको जो डेटा मिलता है उसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब आप माइनस करते हो आपको जो मिलता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, है ना। एक बार इसके कॉस्ट से आपने
रेवेन्यू से पूरा कॉस्ट माइनस कर दिया तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू करते हो, उसी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। तो अगर आपने इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड कर दिया तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलेंगे, है ना। और फिर अगर आपने नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड कर दिया तो हम लोग उसको नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलेंगे। तो एक बार जो भी कॉस्ट होगा आपका, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसको आप रेवेन्यू से माइनस कर देते हो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला इससे आप इंटरेस्ट माइनस कर दो, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें रिलैक्सेशन देता है कि जब भी हम लोग टैक्स पे करते हैं तो पहले हम लोग डेट के ऊपर जो हम कॉस्ट पे करते हैं जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं वो माइनस कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग टैक्स पे करेंगे। तो एक बार आपने टैक्स माइनस कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट से तो आपको जो मिला उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे, है ना। नेट प्रॉफिट बोलते हैं इसको, या बहुत लोग इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। तो ये जो आपको नेट प्रॉफिट मिला, इस नेट प्रॉफिट को अगर आप रेवेन्यू से डिवाइड करोगे तो जो मिलता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। यहाँ पे जो आपको मिला उसको हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। यहाँ पे अगर टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, तो पिछला 12 महीने के हिसाब से अगर मैं नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखता हूँ तो नेगेटिव है ना। तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं होगा तो कैश फ्लो पे असर पड़ेगा। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं होगा तो आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। नेट प्रॉफिट से पहले आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो। रेवेन्यू में ग्रोथ देखो, रेवेन्यू में ग्रोथ नेगेटिव है। रेवेन्यू में ग्रोथ नेगेटिव है, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल रेवेन्यू आपका बढ़ा नहीं है, बशर्ते गिरा है आपका रेवेन्यू। आप वैसे करके इसको समझ सकते हो करके, है ना। तो अगर एक साल को आप कंपेयर करोगे पिछले साल से तो आपका रेवेन्यू में डिप आया है। यहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा में, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, आप देख सकते हो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है ना। तो मतलब डिप डिप हुआ है डेटा में, आपको डिप हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो करके। क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे जब मैं कंपनी को देखता हूँ तो नेगेटिव है। यहाँ पे क्वार्टरली रेवेन्यू जो इसका आया है, इस बार का जो क्वार्टरली रेवेन्यू आया है, जून 2024 का जो क्वार्टरली रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर का, क्योंकि हर पब्लिक कंपनी को हर क्वार्टर अपना रिजल्ट पब्लिश करना पड़ता है। तो इस बार इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू आया है ना, वो लगभग 4,326 करोड़ आया है। और जबकि अगर आप उसको कंपेयर करोगे पिछले साल का, जून 2023 का डेटा से अगर आप उसको कंपेयर करते हो तो नेगेटिव ग्रोथ हुआ है 24%, लगभग एक चौथाई, 24.5%, मतलब 1/4 आप मान सकते हो। लगभग 1/4 रेवेन्यू आपका कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले, है ना। पिछले साल के मुकाबले आपका रेवेन्यू 1/4 कम हो गया है, ये आप देख सकते हो। तो ये नेगेटिव बात है आरबीएनएल के लिए। वही अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो क्वार्टरली प्रॉफिट, अगर रेवेन्यू कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम हो गई, है ना। इस बार का प्रॉफिट जो आया है 2018 करोड़ का है, जो अगेन पिछले साल के जून 2023 से अगर मैं कंपेयर करूं तो लगभग 35% कम है ना। तो अगेन दोनों एक नेगेटिव फिगर है, आप इजीली समझ सकते हो ये डेटा देख के, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए आपको इस चीज समझने के लिए। तो आप अगर रेवेन्यू में ग्रोथ देखोगे नेगेटिव है, अगर रेवेन्यू में ग्रोथ नेगेटिव होगा तो आपका क्वार्टरली प्रॉफिट में ग्रोथ नेगेटिव होगा, आपका नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नेगेटिव होगा। जैसा कि आप देख सकते हो इसका नेट प्रॉफिट का इस क्वार्टर में पिछले साल के जून क्वार्टर से आप कंपेयर कर रहे हो तो नेट प्रॉफिट के क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ है ना। रेवेन्यू में ग्रोथ नेगेटिव है ना। आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो इन डेटा के कारण इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा नहीं है ना। अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो तो 4.5% है, जो बिलो इंडस्ट्री मीडियन है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 12 महीने का ग्रोथ देखते हो, पिछले मतलब जून 2023 से उसको कंपेयर करते हो तो वो भी इंडस्ट्री मीडियन से कम
तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द स्टैटिस्टिकल टूल टू फाइंड द एवरेज ऑन सर्टेन वेरिएबल। अगर आपके पास सेट ऑफ वेरिएबल्स है और अगर आप उनका एवरेज निकालना चाहते हो तो आप एवरेज या तो मीन से निकाल सकते हो या मीडियन से निकाल सकते हो या मोड से निकाल सकते हो। तो मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसका मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियन को फॉलो करके अगर मैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ या मैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ देखता हूँ, या मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ देखता हूँ, या मैं नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखता हूँ, या मैं इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ, सब चीजें अच्छी नहीं है। मैं ईयर ऑन ईयर डेटा कंपेयर कर रहा हूँ। जून 2024 के क्वार्टर के डेटा को मैं जून 2023 के डेटा से कंपेयर कर रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बात समझ में आ गया होगा। रिलेटिव रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न। तो लगभग यहाँ पे ये रिलेटिव रिटर्न का मतलब ये है कि इस क्वार्टर में निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है ना, उसको अगर मैं कंपेयर करूँ आरबीएनएल के रिटर्न से, तो आरबीएनएल ने लगभग 82 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दिया है। आप इजिली समझ सकते हो कि अगर निफ्टी ने मान लीजिए इस क्वार्टर में अगर 1% रिटर्न दिया है तो आरबीएनएल ने लगभग 82 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दिया। आप ऐसे समझ रहे हो कि फाइनेंशियली कंपनी भले उतना अच्छा ना कर रही हो, लेकिन आप ऐसे देखोगे तो कंपनी का, अगर आप एक साल का तो हमने बात कर ही ली, लगभग 366% का रिटर्न दिया है। एक हफ्ते में कंपनी ने लगभग 11% रिटर्न दिया है। एक दिन में कंपनी ने 0.5% का रिटर्न दिया है ना। तो आप ऐसा देख रहे हो कि शेयर प्राइस में तो मतलब देयर इज नो इम्पैक्ट, है ना। अगर आप इसको ऐसे समझो तो आप आरबीएनएल का अगर आप स्टॉक प्राइस, अगर आप इसका चार्ट देखते हो तो तो मुझे नहीं लगता कि आरबीएनएल के मूवमेंट में कोई नेगेटिव असर पड़ा है। जैसा भी उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भले कैसा भी रहा हो, तो आरबीएनएल अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, आप आरबीएनएल अगर आप देखते हो तो अब आप ऐसा करके देख सकते हो कि जो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अप ट्रेंड ही रहा है। कम होते भी नहीं दिखेंगे आरबीएनएल का शेयर प्राइस का मूवमेंट, आप देखिए। तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है। आपको एक अप ट्रेंड में दिखेगा ये स्टॉक, है ना। तो अगर मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अभी अगस्त 2024 चल रहा है, तो एक साल पहले देखिए इसकी प्राइस कहाँ थी, आज देखिए इसकी प्राइस कहाँ है। एक साल पहले ये 150 160 पे ट्रेड कर रहा था, आज ये 500 600 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो जितना अच्छा इसने अप ट्रेंड दिखाया है, इतना अच्छा ट्रेंड आपको शायद ही कोई स्टॉक में मिलेगा। तो तो भले कंपनी के परफॉर्मेंस इज नॉट रियली दैट हैंडसम, लेकिन आप अ, अगर इसका स्टॉक प्राइस का मूवमेंट देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट है। तो वही अगर निफ्टी ने पिछले क्वार्टर परसेंटेज की बात करो, अगर निफ्टी ने अगर 1% का रिटर्न दिया है तो इसने लगभग 82% का रिटर्न दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो अगर मैं इसका ये मतलब है, अगर इफ यू आर सीइंग दिस रिलेटिव रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न, रिलेटिव रिटर्न, रिलेटिव रिटर्न, रिलेटिव रिटर्न यहाँ किसकी बात कर रहे हैं?
रिलेटिव रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न, है ना। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आरबीएनएल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि आरबीएनएल का जो जो रिटर्न मिला है ना, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ निफ्टी के रिटर्न से, निफ्टी के रिटर्न से कंपेयर कर रहा हूँ क्वार्टर बेसिस में। तो ये 82% के लगभग है ना। तो मतलब निफ्टी ने अगर 1% का रिटर्न दिया है, तो आरबीएनएल ने लगभग 82% का रिटर्न दिया है। क्लियर है ना आपको, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर आप ये टीटीएम का वैल्यू समझ में आ गया आपको, ट्रेलिंग 12 मंथ, पी रेशियो का मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, वो लगभग 82 टाइम्स है। पी रेशियो आप अगर 82 देखते हो तो आपको ऐसा सच कुछ समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको इसके इंडस्ट्री पी रेशियो देखना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री पी रेशियो देखते हो, ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं और उनका एवरेज लगभग 26 है, 26 से 27 एवरेज है पी रेशियो का कॉम्पिटिटर का। और आप ऐसे समझ सकते हो कि पी रेशियो आपके एवरेज से कम होना चाहिए। पी रेशियो हो गया या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है, वो आपके एवरेज से कम होने चाहिए। और आपके रिटर्न जो होने चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन एसेट, वो आपके एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं पी रेशियो देख रहा हूँ, इंडस्ट्री पी रेशियो लगभग 26 से 27 है, जबकि आरबीएनएल का पी रेशियो जो है वो 89 के लगभग है। तो आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक कितना ज्यादा ओवर प्राइस्ड है ना। तो पी रेशियो ये बताता है कोई स्टॉक कितना ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, वो आपको पी रेशियो बताता है। तो जब भी आप पी रेशियो देखते हो, जैसे आप जब भी आप पी रेशियो देखते हो, जब भी आप पी रेशियो देखते हो, तो पी रेशियो बेसिकली क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर को हम लोग कंपेयर करते हैं अर्निंग पर शेयर से, अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करते हैं। तो कायदे से किसी भी कंपनी का पी रेशियो 1 होना चाहिए। मतलब अर्निंग पर शेयर मतलब क्या होता है कि आपको एक शेयर पे कितनी अर्निंग मिलेगी। अगर आप ईपीएस देखते हो या अर्निंग पर शेयर देखते हो, तो ईपीएस क्या होता है, ये होता है आपका नेट प्रॉफिट या नेट अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, है ना, इसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं। तो कायदे से मतलब आपकी जितनी प्रॉफिट हुई है, उससे अगर आप शेयर होल्डर, मान लो आपको 100 रुपए का फायदा हुआ है और आपके 100 शेयर होल्डर है, तो सबको 1-1 रुपए आप दोगे ना, अगर आप 100% डिविडेंड दे देते हो अपने शेयर होल्डर को, है ना। तो वैसे भी डिविडेंड देना कंपनी के लिए कोई कंपल्शन नहीं होता है। कंपनी चाहेगी तो अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का कुछ मुनाफा देगी, अगर चाहेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, है ना। तो अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ मुनाफा या पूरा मुनाफा भी अगर अपने शेयर होल्डर को दे देती है, तो उसका एक भाग जो अपने शेयर होल्डर को देती है, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। जो भाग कंपनी अपने पास बचा के रख लेती है, उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, है ना। तो तो अगर मान लो कंपनी, जितना कंपनी ने कमाया, अगर पूरा का पूरा भी अगर अपने शेयर होल्डर को दे देगी, तो वो ईपीएस से ज्यादा नहीं दे सकती है ना। तो आपके पास एक शेयर या एक से कितने भी शेयर्स हो, आपको मैक्सिमम ईपीएस ही मिलेगा, है ना। तो अगर आपको वही शेयर खरीदना है ना, एक शेयर अगर आप खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको ईपीएस मिलता है ना। आपको डिविडेंड, अगर कंपनी पूरा डिविडेंड दे देगी, अगर कंपनी आपको पूरा डिविडेंड दे देगी, तो आपको मिलेगा क्या, आपको ईपीएस मिलेगा, अर्निंग पर शेयर मिलेगा, है ना। तो अगर एक कंपनी पूरा भी आपको डिविडेंड दे देती है, तो आपको ईपीएस से ज्यादा कंपनी, कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। क्लियर है आपको, है ना। तो उसके बाद अगर आपको वही शेयर खरीदना है, तो आप कितना दोगे, जितना आपको कंपनी दे सकती है उतना ही दोगे ना, या उससे कम देने की कोशिश करोगे, उससे ज्यादा क्यों देने की कोशिश करोगे। जबकि शेयर मार्केट में इसका उल्टा होता है। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी का वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू निकालने के लिए वो कंपनी का प्रेजेंट तो देखते ही है, कंपनी के प्रेजेंट के साथ साथ वो उसका फ्यूचर भी एंटीसिपेट करते हैं। और उस फ्यूचर जो एंटीसिपेट करते हैं, उसको डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, जिसको हम लोग उसके पी रेशियो से समझ सकते हैं। तो एज ए शेयर होल्डर अगर मैं आपसे बात करूं, तो एज ए शेयर होल्डर आपको क्या क्या मिल सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप शेयर होल्डर हो, तो आपको रिटर्न दो फॉर्म में रिटर्न मिलेगा। या तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न मिलेगा, जिसको हम लोग डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, है ना, या आपको रिटर्न मिलेगा प्राइस एप्रिसिएशन के फॉर्म में। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि आज अगर मैं उस कंपनी का, भले उसकी अर्निंग
से 10 गुना ज्यादा भी अगर मैं उसको देने को तैयार हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि भविष्य में मैं उससे ज्यादा कंपनी मुझे ला के दे देगी, है ना। ओला इलेक्ट्रिक जैसा शेयर जो बिल्कुल ही अच्छा अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर भी उसमें अपर सर्किट लग रहा है, ये मान के कि कल को कंपनी ओला बाइक निकाल देगा या ईवी ईवी फील्ड में बहुत ज्यादा कुछ रेवोल्यूशनरी हो जाएगा, जिसके कारण आज जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो सडनली वो कल को एक एक स्टार बन जाएगा, समवेयर एक्सपेंसिव स्टार, लाइक आरवीएनएल है और समथिंग लाइक दैट। तो पी रेशियो आपको यही बताता है कि आप अर्निंग के कितना गुना ज्यादा देने को तैयार हो। तो अगर आप आरवीएनएल का देख रहे हो, अगर आप आरवीएनएल का पी रेशियो अगर आप देखते हो, अगर मैं आरवीएनएल का पी रेशियो देखता हूँ, अगर वो 88 है या 89 है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसके अर्निंग से 89 गुना ज्यादा दे रहा हूँ उसका प्राइस, है ना। तो उस 89 गुना ज्यादा दे रहा हूँ प्राइस, ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज भले मैं उसके अर्निंग से 89 गुना ज्यादा दे रहा हूँ उसका प्राइस, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कल को मैं इससे ज्यादा कमा लूंगा, समवेयर लाइक दैट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये हो गया आपका पी रेशियो। दूसरा होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, एक हो गया आपका पी रेशियो। दूसरा आप देख सकते हो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर आप देखते हो, अगर कोई भी स्टॉक है, अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखते हो, उसके लिए उस कंपनी का आपको बुक वैल्यू पता होना चाहिए। बुक वैल्यू क्या होता है, कंपनी के बुक्स में उसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखते हो, यहाँ पे आपको इसका बुक वैल्यू पता होना चाहिए। तो ईपीएस, बुक वैल्यू, ये सब आपको दिख जाता है यहाँ पे। स्टॉक का बीटा 1.44 है। बीटा क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है बहुत सारे वीडियोस में। तो यहाँ पे अगर मैं इसका बुक वैल्यू देखूँ एक शेयर का, प्रॉफिट मार्जिन देख लो आप इसका, पी रेशियो आपको हमने डिस्कस कर लिया, प्राइस टू बुक वैल्यू, है ना। इंटरप्राइज टू रेवेन्यू रेशियो देखो, इंटरप्राइज टू ईबीआईटीडीए। ईबीआईटीडीए क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम है ये, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग ईबीआईटीडीए भी बोलते हैं, है ना। डीए मतलब डिप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन जो होता है वो आपके नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। डिप्रीशिएशन क्या होता है, आपके पास जो भी फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू हर साल किसी रेट से कम होती जाएगी। तो जिस रेट से उस फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है उसको हम लोग डिप्रीशिएशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन हो गया डिप्रीशिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, है ना। इंटेंजिबल एसेट जो भी आपके पास होंगे, है ना, आपके जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, इंटेंजिबल एसेट मतलब आपका पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, जो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, है ना, उनकी वैल्यू भी समय दर समय कम होती रहेगी, है ना। यहाँ पे आप इसका ईपीएस देख सकते हो, लगभग 7 के लगभग है। बुक वैल्यू अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको मनी कंट्रोल में मिल जाएगा। तो कोई भी स्टॉक है, मैं यहाँ पे मान लो आरवीएनएल डालता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो इसका बुक वैल्यू पर शेयर दिया है, लगभग आप देख सकते हो इसका एक शेयर का बुक वैल्यू लगभग 42 है ना। और ये चल रहा है आज 473 रुपीज में, है ना। तो इसका एक शेयर का जो वैल्यू है वो सिर्फ 42 रुपीज है। तो मतलब बुक वैल्यू मतलब कंपनी के बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है ना। तो उसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ढूंढूं व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू पर शेयर, क्या होता है कि हम लोग कंपनी का जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गया कि बैलेंस शीट हो गया, है ना, जब वो स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं, वो स्टेटमेंट बनाने के बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। जैसे प्रॉफिट जो मिला उससे आप इंटरेस्ट माइनस कर दिया, या आपने डिप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कर दिया, जो रियल में ऐसे कोई सेंस नहीं बनता उसका, लेकिन वो सब इसलिए करते हैं ताकि टैक्स बचा सके। तो अल्टीमेटली जब आप कंपनी का फाइनल अकाउंट जो भी बनाते हो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है,
फंड फ्लो स्टेटमेंट है, आप जो भी कंपनी का फाइनल स्टेटमेंट जो बनाते हो, फिर उसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं, है ना, और उसकी कैश फ्लोज निकालने की कोशिश करते हैं साल दर साल, है ना। और जो भी कैश फ्लो हमें निकलता है एज्यूमिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, उसको हम लोग डिस्काउंट करते हैं एट सम रेट, जिसको WACC बोलते हैं। और फिर उसको डिस्काउंट करके उसकी शेयर की वैल्यू निकाला जाता है, जिसको हम लोग उसका बुक वैल्यू बोलते हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर इज अ मैट्रिक्स दैट मेजर द value of company stock by dividing the equity available to the common shareholder by the number of outstanding share, also known as the book value per equity है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, कंपनी का शेयर होल्डर इक्विटी से आप टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को डिवाइड करते हो, है ना। तो अगर आपका बुक वैल्यू जो है आपके मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस से ज्यादा है, तो उसको अंडर वैल्यूड स्टॉक बोलते हैं। वही अगर आपका बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड स्टॉक बोलेंगे। RVNL जैसा कि आप समझ सकते हो, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है ना। तो आप अगर जैसे RVNL का अगर आप बैलेंस शीट देखते हो, यहाँ पे आप बैलेंस शीट देखा आपने, तो ये हो गया टोटल लाइबिलिटी, है ना, टोटल लाइबिलिटी। ये इसके बाद टोटल इसका इतना कैपिटल है ना। इस कैपिटल में से 6033 करोड़ और 4834 करोड़ ये इसके लाइबिलिटीज है ना। फिर इसके इक्विटी क्या है, मतलब नेटवर्थ या इक्विटी, ये है ना 2085 प्लस 5782। अगर मैं उसको सम करता हूँ तो 5 + 2 7, 8 8 16, 8, ये हो गया 7 7 8 6 7 7867, है ना। 7867 करोड़ जो है ये इसका नेटवर्थ है ना। इससे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे इसका बुक वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। उसके लिए मैंने क्या किया, कंपनी का बैलेंस शीट देखा, उससे उसकी टोटल वैल्यू देखी। टोटल वैल्यू मतलब टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट एक बराबर होता है। लाइबिलिटी साइड आपका दो पार्ट होता है, एक होता है इक्विटी पार्ट, दूसरा होता है डेट पार्ट को आपने टोटल कैपिटल या टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दिया तो आपको टोटल इक्विटी बच गया। तो ये आपका टोटल इक्विटी या नेटवर्थ क्या है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, ये आपका है। इसको आपने जब इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो आपको इसका बुक वैल्यू पर शेयर मिल गया। तो जब मैं RVNL का बुक वैल्यू पर शेयर देख रहा हूँ तो लगभग मुझे कितना दिख रहा था, अभी मैंने देखा था, लगभग मुझे दिख रहा है 42 रुपीज के लगभग दिख रहा है। क्लियर है। तो अगर मैं अगर मैं इसका बुक वैल्यू जो 42 रुपीज दिख रहा है, अगर मैं इसके प्राइस से डिवाइड कर देता हूँ, RVNL का प्राइस जो भी है, मार्केट प्राइस जो भी है, मार्केट प्राइस पर शेयर, उसको अगर मैं इसके बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर देता हूँ, बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो अगर मैं इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देख रहा हूँ, अगर मैं इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देख रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना। तो लगभग कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 14 गुना ज़्यादा है, जो हाईएस्ट है इंडस्ट्री का। आप ऐसे ही समझ सकते हो उस कंपनी का। तो अभी तक मैंने आपसे की मैट्रिक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन बात कर ली। अगर आप लोगों को नहीं पता व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, एज्यूमिंग कि आपको नहीं पता व्हाट डू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ऑल अबाउट मार्केट प्राइस पर शेयर, इज ऑल अबाउट मार्केट प्राइस पर शेयर, एंड मार्केट में इसका एक शेयर का दाम कितना है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इनटू इसके कितने शेयर्स हैं मार्केट में। अगर आप इसको इससे इनटू कर देते हो तो आपको इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है। आप जब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी का देखते हो, वो तीन तरह का हो सकता है। कोई भी कंपनी, या तो लार्ज कैप होगा, या तो कंपनी आपका मिड कैप होगा, या तो कंपनी आपका स्मॉल कैप होगा। तो लार्ज कैप वो कंपनी होती है जिनका मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा है, उसको हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं। जिनका मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में, वो आपका मिड कैप होता है। जिनका मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से कम है ना, वो आपका स्मॉल कैप होता है। तो आप इसका मार्केट वैल्यू आप देख सकते हो, इसका मार्केट वैल्यू कितना है ना। ये लगभग मार्केट लीडर है अपने सेक्टर का, आप देख सकते हो। मैंने आपसे बात कर ली इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में, रिटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया कि निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है पिछले एक एक क्वार्टर में, है ना। आप निफ्टी का डेटा डाउनलोड करके वो निकाल सकते हो।
आरवीएनएल का आप निकाल सकते हो पिछले एक क्वार्टर में कितना रिटर्न दिया है ना। रिटर्न निकालना है, आपके पास डेटा है ही, आपके पास डेटा है ही, आप इसका रिटर्न आराम से निकाल सकते हो। रिटर्न निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर रिटर्न निकालना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास डेटा है ही, आप आप कोई भी रैंडम डेटा ले लो, मान लो जैसे अगर 2023 ये एक दिन है, और इस दिन इसकी वैल्यू ये है, ये इसकी वैल्यू ये है, और आज अगर मैं इसका प्राइस देखता हूँ, आज इसका प्राइस ये है, आज इसका प्राइस ये है ना, आज इसका प्राइस क्या है। हम्म, आज इसका प्राइस ले लो। तो अगर आपको रिटर्न निकालना है, अगर आपको रिटर्न निकालना है तो आप क्या कीजिए, टुडे प्राइस माइनस यस्टरडे प्राइस डिवाइड बाई, टुडे यस्टरडे प्राइस मतलब जो भी आपका पास्ट का वैल्यू होगा, इनटू 100। आप इससे आप इसका ऐसे करके इसका रिटर्न निकाल सकते। ये लगभग 361% इसने रिटर्न दिया है। कोई भी आप डेट ले लीजिए, है ना, आपको रिटर्न निकालने का जो फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रिटर्न, रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इनटू 100। इससे आप रिटर्न निकाल सकते। क्लियर है, ये सब समझ में आ गया होगा आप लोग। रिलेटिव रिटर्न वर्सेस निफ्टी का रिटर्न क्वार्टर परसेंटेज में, फिर ये है रिलेटिव रिटर्न वर्सेस सेक्टर रिटर्न, मतलब है ना, आप इसके, ये जो सेक्टर को बिलोंग करता है आरवीएनएल, है ना, आरवीएनएल जो सेक्टर को बिलोंग करता है ना, उस सेक्टर के कम, अगर उस सेक्टर का मैं रिटर्न निकालूं ऑल टुगेदर, उस इंडेक्स का अगर मैं रिटर्न निकालूं और उस इंडेक्स के रिटर्न को मैं आरवीएनएल से कंपेयर करूं, तो वो आपको क्या दे रहा है ना, वो आपको ये लगभग 79% दे रहा है। 79 टाइम्स ज्यादा है। अगर मैं मान रहा हूँ कि आरवीएनएल रेलवे विकास निगम ये आपका फाइनेंसिंग कंपनी है, तो ये जो रेलवे से रिलेटेड फाइनेंसिंग करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है आरवीएनएल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी का जो एवरेज रिटर्न है, उसको अगर मैं आरवीएनएल के रिटर्न से कंपेयर करता हूँ, तो आरवीएनएल का रिटर्न अपने सेक्टर के रिटर्न से 79 गुना ज्यादा है। क्लियर है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पी रेशियो आपको समझ में आ गया। तो अगर आप पी रेशियो को अगर आप पी रेशियो क्या है मैंने आपको समझा दिया, है ना, पी रेशियो क्या है ये आपको समझ में आ गया। अगर आप पी रेशियो को इसके ग्रोथ से डिवाइड कर देते हो, तो आपको पी जी रेशियो आ जाता है। पी जी रेशियो जो है वो है आपका पी रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ परसेंटेज, पी रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ परसेंटेज। तो अगर आप पीजी रेशियो किसी भी कंपनी का 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और 0 से 1 के बीच में है तो वो बेस्ट कंपनी है। तो अगर आप अगर जैसे आप आरबीएनएल का देखते हो, जैसा कि आप पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो या क्वार्टरली ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस, आरबीएनएल का सब नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ये नेगेटिव है जो बहुत खराब हुआ, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसका पी रेशियो तो पॉजिटिव है। तो अगर पीजी रेशियो नेगेटिव मतलब इसका ग्रोथ नेगेटिव हुआ है। तो आप पी रेशियो तो इसका आप देख सकते हो, इसका पी रेशियो क्या है, लगभग 82 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लूं, अगर इसका पी रेशियो 82 है और ग्रोथ मुझे पता नहीं कितना है, ग्रोथ परसेंटेज कितना ये आ रहा है -115.2। तो इसका ग्रोथ कितना हो गया, इसका ग्रोथ अगर आपको देखना है वो है 82.2 डिवाइड बाई -115.2। तो ये इसका ग्रोथ परसेंटेज है, जो जो कि आप समझ सकते हो नेगेटिव है। कितना आ रहा है ये 82.2 डिवाइड बाई 82.2 डिवाइड बाई 115.2, लगभग 0.73713, -0.713%। ये इसका ग्रोथ रेट है जो बहुत ही खराब स्कोर है।
आइडियली ये फिगर 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे इसको लाल कलर से आप देख सकते हो। रेवेन्यू ग्रोथ मैंने पहले डिस्कस कर लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिस्कस कर लिया। ROE मतलब हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना। ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, ROA मतलब रिटर्न ऑन एसेट। तो जब आप ROA देखते हो, जब आप ROA देखते हो, ROA या ROCE एक ही बात है ना। ROA और ROCE दोनों एक ही बात है। ये हो जाएगा आपका EBIT 1 - T, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई टोटल कैपिटल, टोटल एसेट या टोटल कैपिटल, है ना। ये हो गया। तो ये आपके एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। ये आपके एवरेज इंडस्ट्री, एवरेज जो भी आपका इंडस्ट्री का जो ROA है उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो जब हम लोग ROA की बात कर रहे हैं या ROC की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इक्विटी होल्डर की कंट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे हैं और डेट होल्डर की कंट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे हैं। जब मैं ROE की बात करता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेटवर्थ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इक्विटी होल्डर की बात करता हूँ, है ना। तो एज ए इक्विटी इन्वेस्टर, आप तो इक्विटी इन्वेस्टर मतलब आप शेयर होल्डर हो, तो आप इक्विटी इन्वेस्टर ही होगे। आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, तो वो आपका ROE होगा। और अगर आप ROA देख रहे हो, मतलब आपने जो भी कैपिटल लगाया, चाहे आप इक्विटी इन्वेस्टर हो या डेट होल्डर हो, आपने उधार दिया है कंपनी को या कंपनी में आपने निवेश किया है इक्विटी के फॉर्म में, आपको ओवरऑल क्या रिटर्न मिल रहा है कैपिटल में, वो आप देख सकते हो। तो ROA जो है ये आप इसका लगभग 8 है, जो इंडस्ट्री से कम है, इंडस्ट्री एवरेज से कम है। ये खराब बात है ना। आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है वो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। जो भी आप पे कर रहे हो एज अ प्राइस, वो इंडस्ट्री एवरेज से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ROE भी देख रहा हूँ, ये भी इंडस्ट्री एवरेज से कम है, जो खराब बात है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा करके। तो ये जब भी आप रिटर्न के फॉर्म में देख रहे हो कोई भी चीजें, वो आपके इंडस्ट्री एवरेज से, जो भी रिटर्न के फॉर्म में देख रहे हो वो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। तो ROCE देख रहा हूँ, इंडस्ट्री एवरेज लगभग 19 है, 19.23। इसका जो है ये लगभग 18.7 है, जो ये अच्छा साइन नहीं हुआ। क्लियर है, आप समझ रहे हो। वही आप कोई ऐसा स्टॉक देखो जिसे आप, अगर HG इंफ्रा इंजीनियरिंग देखते हो या ITD देखते हो, ITD सेम, ये दोनों का ROCE इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छा है, तो ये इनके लिए अच्छी बात है ना। तो ये कंपनी रिटर्न अच्छा देता है आपको। क्लियर है। फिर ये है आपका पित्रोशी स्कोर। पित्रोशी स्कोर जो होता है आपको 0 से लेकर 9 के बीच में मिलता है ना। अगर आप पित्रोशी स्कोर देखते हो, ये 0 से लेकर 9 के बीच में होता है। 9 मतलब बेस्ट और 0 मतलब वर्स्ट। ये किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है। तो अगर आप पित्रोशी स्कोर देख रहे हो, तो इस कंपनी का पित्रोशी स्कोर बहुत अच्छा है। RVNL का अगर आप पित्रोशी स्कोर देखते हो तो 8 है, जो ये अच्छा साइन है। मतलब कंपनी फंडामेंटली लॉन्ग रन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो पित्रोशी स्कोर इज द रैंकिंग बिटवीन 0 to 9 दैट इनकॉर्पोरेट 9 फैक्टर दैट स्पीक टू द फर्म्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। 9 फैक्टर को लेके सब, हर फैक्टर का एक एक स्कोर दिया गया है ना, जिसको हम पित्रोशी स्कोर बोलते हैं, है ना। तो ये इसमें कुछ कम, ये क्या क्या चीजों को लेके बनाता है, प्रॉफिटेबिलिटी लेता है, लेवरेज, लिक्विडिटी, सोर्स ऑफ फंड, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात करता है ना। यहाँ पे आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 5 के ऊपर कोई भी कंपनी का पित्रोशी स्कोर है तो अच्छी बात होती है। 5 से 9 के बीच में कुछ भी है तो अच्छा है इसका। अगर आप RVNL का देखते हो तो 8 है, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर लिया, ये सब दिया है। पॉजिटिव नेट इनकम का 1 पॉइंट है, पॉजिटिव ROA, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट बोलो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो इन द करेंट ईयर, एक ही बात हुआ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस अगर आप कर दोगे तो आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो बोलते हैं, है ना। जो भी आपको प्रॉफिट मिला, जो भी आपको प्रॉफिट मिला उसमें अगर आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, है ना, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हो और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये आप देख लेना, प्लस माइनस दोनों होता है।
करंट एसेट जो होता है, चेंज इन करंट एसेट जो होता है वो माइनस होता है, और चेंज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है। वो आप देख लेना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल को प्लस माइनस करते हैं, और फिर नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करते हैं, तो हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिलता है ना। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग ग्रेटर देन नेट इनकम। नेट इनकम मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। फिर आपका लोअर अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, है ना, डेट आपका कम होना चाहिए, उसका एक स्कोर मिलता है। करंट करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो हो गया करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, उसका एक एक पॉइंट मिलता है। करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं आपके, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट रिसीवेबल, कैश, वो सब आपके करंट एसेट होते हैं। करंट लायबिलिटी आपका अकाउंट पेबल, या आपका कुछ डायरेक्ट पेमेंट, कोई भी जहाँ से पैसा जा रहा है आपका, वो आपका करंट एक्सपेंस हो गया। आप ये गूगल कर लोगे करंट रेशियो के बारे में, वहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजें पता होनी चाहिए, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट, क्विक लायबिलिटी, तो अच्छा रहेगा, है ना। नो न्यू शेयर एडेड, लैक ऑफ डाइल्यूशन, हायर ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अगर आप रेवेन्यू से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। रेवेन्यू से डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब हो गया आपका टोटल एसेट डिवाइड बाय आपका सेल्स, है ना, उसको एसेट टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया आपका, या पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना, टोटल सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट, वो आपका हो गया एसेट टर्नओवर रेशियो, है ना। तो बेसिक आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब पैरामीटर्स को लेके हम लोग पित्रोसी स्कोर निकालते हैं किसी भी कंपनी का। तो किसी भी कंपनी का पित्रोसी स्कोर जो है चाहिए 0 से 9 के बीच में होता है। 9 इज द हाईएस्ट। इसका आरबीएल का पित्रोसी स्कोर 8 है, जो बहुत अच्छी बात है। तो मोर ऑफ लेस मैंने सब पैरामीटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, जिसको आप कंसिडर करके आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। आप देख सकते हो पिछले 52 हफ्ता या एक साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, एक महीने में कितना रिटर्न दिया है, एक हफ्ते में, एक दिन में, है ना। फिर आप उसका फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, कंपनी ने कितना पैसा कमाया पिछले एक साल में। रेवेन्यू क्या होता है कि उसने कितने सामान बेचे इनटू उसका एक सामान का दाम कितना था, उससे आपने इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब जो भी डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी इन्वॉल्व हुआ होगा प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसको आपने माइनस कर दिया तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल गया। फिर डिप्रीशिएशन, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। जो भी आपके पास फिक्स एसेट्स हैं उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप उसको यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम हो रही होगी। तो किस रेट से कम हो रही है उसको डिप्रीशिएशन बोलते हैं। इंटरेस्ट आपको समझ में आता है कि अगर आपने उधार में पैसे लिया है तो आप उसमें इंटरेस्ट चुका रहे होंगे, है ना, वो सबको माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डिप्रीशिएशन इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट से अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर को डिवाइड कर दोगे तो आपको ईपीएस मिलेगा, अर्निंग पर शेयर, है ना। तो तो ये सब बेसिक आइडिया है, आप ऐसा पढ़ सकते हो कंपनी के बारे में। एनुअल रेवेन्यू लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ा है। एवरेज रेवेन्यू क्या है, पॉजिटिव एनुअल प्रॉफिट, अगर इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर मैं डेटा कंपेयर कर रहा हूँ तो द फिगर इज नॉट दैट हैंडसम। लेकिन पिछले एक साल का पूरा डेटा लेता हूँ। फिनेंशियल ईयर आपको पता है अप्रैल से मार्च चलता है, तो अगर मैं फिनेंशियल ईयर को डेटा लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ तो फिनेंशियल ईयर का डेटा को एनुअल डेटा बोलते हैं। तो एनुअल रेवेन्यू जो है इसका 8% बढ़ा है। एनुअल प्रॉफिट इसका लगभग 10 से 11% बढ़ा है। स्टॉक का प्राइस तो आप जानते हो माशाल्लाह 400%, 350% बढ़ा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 1 से कम है, ये अच्छी बात है ना। म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ा है, ये अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए आप में, वो अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, है ना, ब्रोकरेज कंपनीज, ये सब आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है आपका, वो होता है आपका इंटरेस्ट डिवाइड बाय ईबीआईटी, है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, है ना। वो 4.47 है, हायर देन 1.7, 1.5। दिस मीन दिस इज एबल टू मीट इंटरेस्ट पेबल कंफर्टेबली विथ ईबीआईटी। तो वही चीज मैंने आपको बोला। तो ये
ये बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है आपका EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो लगभग 1.5 से ज्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका लगभग 5 गुना है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का डेट है ही नहीं। डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का आप जिस जानते हो कि 1 से कम है, तो ये अच्छी बात है। वही ये चीज मैंने आपसे पहले ही बात किया कि इसका क्वार्टरली रेवेन्यू या क्वार्टरली प्रॉफिट खराब हुआ है ना। तो जो इसके लिए अच्छी बात नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में पिछला फाइनेंशियल ईयर अगर डेटा लेते हैं तो कंपनी ने अच्छा किया है, लेकिन क्वार्टर जून 2024 का डेटा को अगर मैं जून 2023 के डेटे से कंपेयर करो, देन समथिंग टू बी सैड अपॉन। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बहुत ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लो, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका लास्ट फाइनेंशियल 18% था, जबकि इसका नॉर्मल रेंज 10 से 20% है। नेगेटिव बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेट एसेट दोनों उतना अच्छा नहीं है। ये चीज हमने पहले बात कर दिया। प्रमोटर कौन है इसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उन्होंने कुछ प्लेजिंग नहीं की है, तो ये अच्छी बात है। तो आप ऐसा देख के समझ सकते हो। ये इसका 5 दिन का EMA का डेटा दिखा रहा है आपको। टेक्निक EMA तो आप जानते होंगे, EMA SMA। EMA होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, SMA होता है सिंपल मूविंग एवरेज। तो 5 दिन का एवरेज, 10 दिन का एवरेज, वो सब आपको बता रहा है। 5 दिन का एवरेज का 566 है ना, वो ये उससे ज्यादा है, 10 दिन के एवरेज से भी ज्यादा है, 12 दिन के एवरेज से भी ज्यादा है, 20 दिन के भी एवरेज से ज्यादा है, 200 दिन के भी एवरेज से ज्यादा है। तो अगर ऐसे एवरेज वाइज देखोगे तो कंपनी का अच्छा है ना। आप बाकी बीटा के बारे में क्या होता है मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब बीटा के ऊपर एक अनदर वीडियो मैंने बनाया जहाँ पे मैं किसकी स्टॉक का बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं या उसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो सब चीजें हमने बात कर चुके हैं। RVNL का स्टॉक प्राइस का चेंज यहाँ दिया हुआ है, आप देख के समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, या अगर अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन वेबसाइट दे दूं, उसको लेके आप कैसे किसी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, मुझे लगता है आपको एक अच्छा खासा आइडिया डेवलप हो गया होगा। और मुझे लगता है ये वीडियो आप हमेशा फॉलो करोगे when it comes to fundamentally analyze any company. Thank you everyone. It's time to wind up this session. God bless you. Take care. Bye.